नमस्कार। आज हम कुछ कह सकते हैं बड़े जरूरी सवालों पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। कर्तव्य क्या है, नैतिकता ये कहाँ से आती है, और जिसे हम सद्गुण कहते हैं, वर्च्यू, उसका असल मतलब क्या है। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास केशव और विल्सन के बीच हुई एक बड़ी दिलचस्प बातचीत के कुछ अंश हैं। हाँ, तो कोशिश यही रहेगी कि इस पूरी चर्चा से जो सबसे खास बातें हैं वो निकल कर सामने आए। तो ये चर्चा शुरू होती है कर्तव्य यानी ड्यूटी को समझने की कोशिश से। एक सवाल उठता है कि क्या ये बस वही है जो समाज हमसे चाहता है, मतलब जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है। हाँ, लेकिन यहीं पर पहली दिक्कत आ जाती है। केशव इस पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि भाई मान लीजिए समाज कुछ ऐसा चाहे जो सरासर गलत लगे। जैसे पुराने जमाने में वो सती प्रथा थी, या कुछ जगहों पर बच्चों की बलि जैसी भयानक रस्में थी। हाँ, वो तो है। तो जाहिर है सिर्फ समाज की मांग को हम कर्तव्य नहीं मान सकते। बिल्कुल सही। तो ये तो साफ हो गया कि सिर्फ समाज क्या कहता है वो काफी नहीं है। अच्छा, तो फिर विल्सन एक और आइडिया लाते हैं। वो कहते हैं शायद नैतिकता, मोरालिटी, वो कर्तव्य का आधार हो सकती है। नैतिकता। पर फिर सवाल वही का वही, कौन सी नैतिकता? सबकी अपनी अपनी, या कोई एक यूनिवर्सल किस्म की? विल्सन पहले व्यक्तिगत नैतिकता की बात उठाते हैं। हाँ, कि शायद हर जगह के, हर समाज के अपने अलग नैतिक नियम होते हैं। ठीक है। लेकिन देखिए, इसमें भी एक पेंच है। अगर हम ये कहें कि भाई हमें अपने समाज के नैतिक नियमों को मानना चाहिए, हाँ, तो ये तो हम घूम फिर के वहीं पहुंच गए ना। मतलब समाज की अपेक्षाएं। तो ये कोई नया जवाब तो नहीं हुआ। सही बात है। अच्छा, तो फिर शायद विल्सन एक और रास्ता सुझाते हैं। क्या हमें अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए? मतलब जो अपनी ज़मीर कहे, अपनी सही गलत की जो समझ है। ये भी एक पॉइंट है। पर केशव इसको भी परखते हैं। वो पूछते हैं कि अच्छा, मान लीजिए किसी को लगे कि झूठ बोलना या चालाकी दिखाना बहुत प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा है, हाँ। तो क्या तब झूठ बोलना उसका कर्तव्य बन जाएगा? हम्म। विल्सन को तो लगता है भाई ऐसा कौन सोचेगा। हम्म। पर केशव होमर के यूलिसीज का उदाहरण देते हैं। वो जो अपनी चालाकी और कभी-कभी धोखे के लिए भी जाना जाता था। अच्छा। मतलब ये कि सिर्फ अपनी भावना, अपनी इंट्यूशन पर निर्भर रहना भी कह सकते हैं भरोसेमंद नहीं है। वो हमें भटका भी सकती है। तो ना समाज की बातें, ना अपनी व्यक्तिगत नैतिकता, ना ही ज़मीर की आवाज। तो फिर विल्सन धर्म का रास्ता सुझाते हैं। क्या धर्म, जिसे अक्सर ईश्वर का नियम माना जाता है, वो हमारे कर्तव्य का आधार बन सकता है? यहां भी वही सवाल घूम फिर के आता है, कौन सा धर्म? हम्म। क्योंकि केशव का ये कहना है कि भाई हर धर्म तो अपने मानने वालों के लिए ईश्वर का ही नियम है। हम्म। और अगर हम वो ईश्वर वाला पहलू हटा दें एक मिनट के लिए, हाँ। तो धर्म के नियम भी आखिर में लगते तो समाज की ही सोच या इच्छाओं का रूप है। हाँ। तो फिर वही बात हो गई। हम्म। इन सारी मुश्किलों को देखते हुए केशव फिर एक बड़ी बात कहते हैं। उन्हें ये कर्तव्य शब्द ही कुछ खास पसंद नहीं। अच्छा, क्यों? वो कहते हैं कि अक्सर ये खुशी के बिल्कुल उलट खड़ा दिखता है, और इसमें एक तरह की जबरदस्ती सी लगती है, जैसे कोई अंधा होकर बस आदेश मान रहा हो। हाँ, ये बात तो है। ड्यूटी शब्द में थोड़ा भार तो है। बिल्कुल। तो वो इसकी जगह सद्गुण यानी वर्च्यू शब्द को ज्यादा बेहतर मानते हैं। ये एक दिलचस्प मोड़ है, सद्गुण। और वो इसे शुरू में कैसे परिभाषित करते हैं? वो कहते हैं इंसान का अपनी इंसानियत के जो अंदरूनी गुण हैं, जो ताकतें हैं, उनका पूरी तरह विकास करना। विकास पर जोर है, बाहरी दबाव पर नहीं। हाँ, और वो नैतिकता के पुराने पैमाने, मतलब अच्छा और बुरा, इनको भी चुनौती देते हैं। कहते हैं कि ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि पारंपरिक है, कन्वेंशनल है। अच्छा, इसके बजाय वो नैतिकता का एक बिल्कुल नया आधार सुझाते हैं। एक नया आधार, वो क्या है? ये तो सुनने में काफी अलग लग रहा है। हाँ, वो कहते हैं नैतिकता का आधार होना चाहिए ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को चलाने वाले जो सिद्धांत हैं, उन्हें इंसानी जिंदगी पर लागू करना। ब्रह्मांड के सिद्धांत इंसानी जिंदगी पर? जी हाँ, और वो कहते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे बुनियादी सिद्धांत है सौंदर्य, ब्यूटी। सौंदर्य, ब्यूटी, नैतिकता के आधार के तौर पर। ये तो वाकई बहुत ही अनूठी बात है। इसको वो कैसे समझाते हैं? सौंदर्य को वो परिभाषित करते हैं असल में सामंजस्य, हार्मनी, और विस्तार में अनुपात, प्रपोर्शन। सामंजस्य और अनुपात, हार्मनी एंड प्रपोर्शन। हाँ, तो इस हिसाब से नैतिकता का लक्ष्य हुआ मानव जीवन में सामंजस्य लाना, उसे सुंदर बनाना। बात सिर्फ नियम मानने की नहीं रह जाती, बल्कि जीवन को एक तरह से सुरीला, हार्मोनियस बनाने की हो जाती है। ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है।
और इसी नजरिए से फिर सद्गुण की परिभाषा और भी ज्यादा साफ होती है। ये सिर्फ गुणों का होना नहीं है, बल्कि उनका सामंजस्यपूर्ण विकास है। सामंजस्यपूर्ण विकास। हाँ, यानी सद्गुणी होने के लिए गुणों का आपस में तालमेल होना जरूरी है। इसमें रूप यानी क्रिया, एक्शन, ठीक है, और रंग यानी उस क्रिया के पीछे की भावना, उसकी क्वालिटी या स्पिरिट, दोनों शामिल होने चाहिए। अच्छा, ये रूप और रंग वाला पॉइंट थोड़ा और समझाएंगे, मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि सद्गुण सिर्फ सही काम करना नहीं है, ये तो हुआ रूप, बल्कि उसके पीछे की जो नियत है, जो एहसास है, वो हुआ रंग। वो भी सुंदर और सामंजस्य पूर्ण होना चाहिए। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए, दान देना एक क्रिया है, ये रूप हुआ, लेकिन बिना किसी अहंकार के सच्ची करुणा के साथ देना, वो उसका रंग है। समझ गया। केशव का तो ये भी मानना है कि क्रूरता जैसे गुण को भी अगर सद्गुणी रूप लेना है तो उसे कोमलता के साथ सामंजस्य बिठाना होगा। ये सौंदर्य और सामंजस्य वाला विचार तो सच में काफी गहरा है। अच्छा, इस नजरिए को और समझने के लिए क्या स्रोत में कुछ पारंपरिक भारतीय विचारों का भी जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। जैसे व्यास की उच्च नैतिकता की बात आती है, वो बुद्धि और चरित्र के संतुलन पर जोर देती है और आखिरकार हमें निष्काम निस्वार्थता की तरफ ले जाती है। निष्काम निस्वार्थता, हाँ, ये भी एक तरह का आंतरिक सामंजस्य ही हुआ। बिल्कुल। और कृष्ण का निष्काम कर्म का सिद्धांत भी शायद इसी से जुड़ता है, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना, लेकिन फल की इच्छा के बिना। हाँ, बिल्कुल। ये बाहरी दुनिया में काम करते हुए भी आंतरिक संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने का एक तरीका है। स्रोत में देव यानी निस्वार्थ और असुर यानी अहंकारी या इच्छाओं से भरे हुए, इनका भेद भी इसी आंतरिक स्थिति से जोड़ा गया है। और नैतिक प्रशिक्षण मतलब मॉरल ट्रेनिंग के बारे में भी कुछ कहा गया है? हाँ, उस पर भी बात है। कहा गया है कि ये सिर्फ आदेश देने से नहीं होता, बल्कि इन भावनाओं पर, संस्कारों यानी आदतों पर और स्वभाव यानी प्रकृति पर ध्यान देकर होता है। कैसे? सुझाव और उदाहरण के जरिए। और एक दिलचस्प बात यह है कि सौंदर्य बोध मतलब एस्थेटिक सेंस को नैतिकता को निखारने में मददगार माना गया है। अच्छा, यानी सुंदरता की समझ हमें नैतिक रूप से बेहतर बना सकती है। हाँ, केशव का तर्क कुछ ऐसा ही लगता है। इसके अलावा आचार यानी जो सामाजिक प्रथाएं हैं, उनका महत्व और उनकी सीमाएं, इस पर भी बात हुई है। और बंकिम चंद्र के त्याग पर जोर देने का जिक्र है। और सत्य और आर्जव, आर्जव मतलब व्यवहारिक सच्चाई, जहां सच बोलने से ज्यादा नुकसान ना हो, इनके वैदिक महत्व का भी संक्षिप्त उल्लेख है। ये सब पहलू कहीं ना कहीं उसी एक बड़े विचार से जुड़ते हैं, जीवन में सामंजस्य लाना। तो अगर हम सार देखें तो स्रोत ये दिखा रहा है कि कर्तव्य और नैतिकता को सिर्फ समाज या व्यक्तिगत भावना या पारंपरिक धर्म के भरोसे छोड़ना, ये थोड़ा मुश्किल है, इसमें दिक्कतें हैं। हाँ। और ये एक अलग रास्ता सुझाता है, जहां नैतिकता का आधार कुछ ज्यादा सार्वभौमिक है, सामंजस्य और सौंदर्य के सिद्धांत। बिल्कुल। और इस नजरिए से सद्गुण का मतलब सिर्फ अच्छे गुण इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उन गुणों का एक सुंदर, एक सामंजस्यपूर्ण गुलदस्ता बनाना है, जिसमें कर्म यानी रूप और भावना यानी रंग, दोनों का सही तालमेल हो। सही कहा। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे करना है, एक सुंदर सामंजस्यपूर्ण तरीके से। तो यहाँ हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर सद्गुण सचमुच सौंदर्य और सामंजस्य को विकसित करना है, तो कोई इंसान अपने रोजमर्रा के कामों में, अपने फैसलों में, नियमों की लिस्ट से आगे बढ़कर इस सौंदर्य बोध को कैसे जगा सकता है, कैसे इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि हमारा आंतरिक सामंजस्य हमारे बाहरी कामों को, हमारे एक्शंस को कैसे शक्ल दे सकता है।